ये 32 हो गया। अनुच्छेद 33 में प्रावधान है कि संसद सशस्त्र बलों और लोक व्यवस्था में और इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आसूचना में जो लगे हुए हैं, इनके मूल अधिकारों के उपयोग को सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है इनको इस राज्य की सुरक्षा के संबंध में, लेकिन इसके लिए जो विधि बनाएगी वो केवल संसद बनाएगी। अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी एरिया में सैन्य विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू हुआ है और वहां एफआर का अतिक्रमण हो गया, किसी आदेश से फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण हो गया, तो उन आदेशों को वैध किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए संसद विधि बना सकती है। संसद विधि बना के, जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर आया तो दादाजी ने कह दिया कोई हो गई तो हो गई साहब, क्या है, ऐसे ही कोई ऐसी सामान्य गलती जो कर दी उसने, तो दादाजी ने ठप्पा लगा दिया, ठीक है जो वैलिड है वो कर दिया, ठीक। तो संसद विधि बनाकर उसको वैध घोषित कर सकती है। इन विधियों को कहा जाता है क्षतिपूर्ति विधियां। और एक शब्द और आता है जिसको हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति लाभ, कंपनसेटरी बेनिफिट। इसके संबंध में जो आरक्षण के प्रावधान हैं, इनको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण के प्रावधानों को कहा है क्षतिपूर्ति लाभ, ठीक है, कंपनसेटरी विधियां। अनुच्छेद 35 में क्या है? 35 में क्या है कि कुछ विषयों में केवल संसद विधि बना सकती है, केवल संसद विधि बना सकती है। कौन कौन से हैं वो? एक तो वो जो भी दंडनीय अपराध है उन सबके सब में, दंडनीय अपराधों के संबंध में सब में विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को है। तो एक तो आप 32(2) अलग से लिख लेना, 32(2) दंडनीय अपराध में जो विधि बनाने की शक्ति है वो केवल संसद की है। और उसके अलावा जो सबके सबको मैं एक बार सामूहिक रूप से लिख देता हूं कि कौन कौन से विषयों में केवल संसद विधि बनाती है। वो है अनुच्छेद 16(3) निवास के आधार पर आरक्षण, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। ये अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें केवल संसद को विधि बनाने की। मिस्टी जी आप देखो कमी रह गई आपकी, 16(3), 23, 17, 32(3), 33, 34। अब आ जाओ। चौथा पिंकी प्रॉमिस, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इसको हम लिखेंगे डीपीएसपी। और यह है अनुच्छेद 36 से 51 तक। जिन अधिकारों को गारंटी से हम नहीं दे सकते थे उसके लिए प्रावधान किया कि हम इनको भविष्य में पूरा करेंगे, निर्देश देंगे। इससे पहले जो चित्र है वो है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। इस पर, इस संबंध में क्या उपदेश हो सकता है कि जो जिस तरह कृष्ण निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को, वैसे ही संविधान निर्देश दे रहा है हमारे नीति नियंताओं को, प्रशासकों को, राजाओं को, राजा मतलब प्रधानमंत्री, लोकसभा, सबको, ठीक। क्या निर्देश दे रहे हैं कि इन डीपीएसपी को पूरा करना भैया। ये निर्देश है, उपदेश है, ये इनको पूरा करना है तुम्हें, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। ऐसे ही संविधान कह रहा है हमारे नेताओं से, कार्यपालिकाओं से, न्यायाधीशों से, विधायकों से, सांसदों से, सबसे निर्देश दे रहे हैं, ठीक। इस चित्र का जो उद्देश्य है वो यहां हो सकता है। एक एक करके इनको ले लेते हैं। ये राज्य को निर्देश है तो राज्य की परिभाषा स्वाभाविक है। राज्य की परिभाषा वो ही मानी गई है इसमें जो भाग 3 में है। भाग 3 मतलब अनुच्छेद 12 में जो राज्य माना गया है वही भाग 4 में राज्य माना गया है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है इसकी विधिक स्थिति। विधिक स्थिति क्या है? यह परिवर्तनीय नहीं होंगे, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं होंगे। परिवर्तनीय का मतलब यह होता है कि
इनको लागू नहीं करने पर कोर्ट में समावेदन नहीं किया जा सकेगा, समावेदन नहीं किया जा सकेगा कोर्ट में, और कोर्ट इनको बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवा सकेगा, बाध्यकारी रूप से इसको लागू नहीं करवा पाएगा। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं होंगे, और इन्हें पूरा करना राज्य का कर्तव्य होगा। मजबूर कोई ये पूछ लेना क्या ये राज्य की मर्जी पर है, कि राज्य की मर्जी पर नहीं है साहब, ये कर्तव्य है। जैसे माता पिता की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है, बच्चों का लालन पोषण करना, शिक्षा देना माँ बाप का कर्तव्य है, मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, कर्तव्य है वो, ऐसे ये भी कर्तव्य है। ठीक, तो ये राज्य का कर्तव्य इसमें घोषित किया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा तो नीति में ये आधारभूत रूप में, फंडामेंटल रूप में काम करेंगे, आधार होंगे नीति बनाने के संबंध में। जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो वो देखेंगे डीपीएसपी में इनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कोई मनरेगा बनाई आपने, तो मनरेगा बनाते समय ये देखा गया कि उसमें निर्वाह मजदूरी के, पालन पोषण के वो सब अधिकार मिल रहे हैं उससे। ठीक, फिर अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसकी संस्थाओं से अनुप्रमाणित हो या परिलक्षित हो। ये जो शब्दावली है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये दो जगह है केवल। एक तो है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में भी ये शब्दावली है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दूसरी डीपीएसपी में अनुच्छेद 38 में। फिर है ये बाद में जोड़ा 38(2), इसमें कहा गया कि राज्य असमानता समाप्त करने के प्रयास करेगा। अब ये कौन सी असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी असमानता समाप्त करेगा। अब है उसमें आय, सुविधा, आय की, सुविधा की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये चारों शब्दावली, ये क्या है कि छोटे छोटे शब्द ही पूछे जाएंगे आपसे। विभेद के आधार क्या हैं, कौन सी असमानताओं को समाप्त करने क्या है, पर्यावरण में क्या क्या चीज मानी गई है इसमें, तो उनको करेंगे, तो उनको थोड़ा अलग अलग से लिखना। 38(2) हो गया। अनुच्छेद 39 में जहां एबीसीडी की जरूरत है उनमें मैंने एबीसीडी को लिया है साथ में। जहां जहां एबीसीडी की जरूरत है, कि एबीसीडी की आवश्यकता है समझने में और इसके जो सेक्शंस हैं उनको देखने की जरूरत है, तो उनको मैंने लिया है इसमें। ये देखो दो तरह से आप ध्यान रखना, एक तो कैपिटल है और एक स्मॉल है। कैपिटल का मतलब है अनुच्छेद, अलग अनुच्छेद, जैसे 39A एक अलग अनुच्छेद है और 39A मतलब 39 का एक सेक्शन है, ये भाग है, ये ठीक, अलग अनुच्छेद नहीं है बल्कि ये इसका भाग है। ठीक, 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व की, जब भी नीति बनाएगा राज्य तो इनका अनुसरण करेगा। ABCDEF, इन सबको एक तरह से याद करना, सुमेलित करवाने में ये पूछे जा सकते। एक तरफ दे दिया 39 ABCD और दूसरी तरफ दे दिया, दूसरी तरफ क्या दे दिया, हाँ, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में 38(2) जोड़ा गया था। तो दूसरी तरफ दे देंगे कि इसमें क्या है, क्या है देखो एक बार। 39A में क्या कहा गया है कि राज्य सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका के समान और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा। आजीविका के समान और पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएगा। बी में क्या गया है कि जो समुदाय के भौतिक संसाधन हैं समुदाय के, उनका वितरण ज्यादा से ज्यादा हित में करेगा राज्य, उनका वितरण अधिकाधिक हित में करेगा। सी में क्या है, राज्य समुदाय धन का और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा।
अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा। और 39 बी और सी को वरीयता दी है फंडामेंटल राइट्स पर, और 31 सी में इसका प्रावधान किया है। ठीक, अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा, भौतिक संसाधनों का वितरण आधिकारिक हित में करेगा। और ये दो अनुच्छेद सर्वाधिक रूप से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करते हैं, आर्थिक न्याय स्थापित करते हैं। ठीक है। 39 कल्पना कैपिटल ए, कैपिटल और स्मॉल में आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्मॉल में स्त्री पुरुषों को आजीविका के समान और पर्याप्त अवसर, इस स्मॉल में, और कैपिटल में है निशुल्क और समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय। ठीक। डी में क्या है? डी में समान काम समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान काम समान वेतन। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको यह भी पता था कि स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता, बल्कि ये तो उस समय तो क्या स्थितियां होंगी पता नहीं, ये तो हम लोगों ने भी देखी है गांव में, बल्कि आज भी ये हो सकती है कि जहां पुरुषों को जैसे मजदूरी के 500 रुपए मिल रहे हैं, महिलाओं को 400 या 300 रुपए मिलेंगे, कम मिलते हैं। तो सरकार के स्तर पर तो इसको रोका गया है, सामान्य लोगों के स्तर पर भी इसको रोका जाना चाहिए। ठीक, समान काम समान वेतन। डी। ई में क्या है? ई में एक शब्द में बात करें तो राज्य व्यवस्था रोकेगा, व्यवस्था की स्थिति रोकेगा। कैसी व्यवस्था? कि लोगों को विवश नहीं होना पड़े, ऐसे काम नहीं करने पड़े जो उनकी स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं। जैसे किसी को अपना ब्लड बेचना पड़ रहा है, किडनी बेचनी पड़ रही है, या उनकी सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, फिर भी जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। या आयु, दो शब्दावली है, स्वास्थ्य और आयु के प्रतिकूल उसको काम नहीं करना पड़े, विवश नहीं होने पड़े। और बच्चों की सुकुमार अवस्था, बेचारे बच्चे हैं तो उसके सुकुमार अवस्था के खिलाफ काम नहीं हो। ठीक, यह है ई में, व्यवस्था रोकेगा। एफ में क्या प्रावधान है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, कि राज्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रयास करेगा, सर्वांगीण विकास के प्रयास करेगा, सर्वांगीण विकास के प्रयास करेगा राज्य। साथ में उनके त्याग करने वाली जो विधि प्रथाएं हैं उनको रोकेगा। कई बार क्या होता है, लोग के पास पैसे वैसे नहीं होते बेचारों के पास, तो त्याग कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, छोड़ आते हैं, त्याग भी। मजदूरी समान मिलती है, अच्छी बात है। गरिमापूर्ण वातावरण, उनके सर्वांगीण विकास के गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा। इस सर्वांगीण में सब कुछ आ गया, गरिमापूर्ण वातावरण भी इसमें आ गया। थैंक यू। चलो, ये हो गया 19 ABC स्मॉल। फिर है 39 ए। 39 ए जोड़ा 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम में 3 नए DPSP जोड़े थे, निर्देशक तत्व जोड़े थे, 39 ए, 43 ए और 48 ए। इसमें क्या कहा कि समान न्याय के राज्य अवसर उपलब्ध करवाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। केवल इसमें इतना सा ये याद रख लेना। इसमें फिर हमें बनाए गए नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्यों में बनाए गए स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, और जिलों में बनाए गए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डालसा, इसकी पालना में। ठीक, निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वायत्त निकाय के रूप में विकसित करेगा। ऐसी करेगा वो स्वायत्त निकाय के रूप में विकसित हो जाएं, ऐसे प्रयास करेगा। और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन कर दिया और ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया, भाग 9 में इनका प्रावधान कर दिया। ठीक है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया कि कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। कुछ दशाओं में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 सही है। हाँ, जुलाई 22 में बिल्कुल संपन्न हुई थी, जयपुर में ही हुई थी वो, सीतापुरा में जो एक हॉल बना हुआ है उसमें हुई थी।
अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा साहब, ये कुछ दशाएं कौन सी हैं, कुछ दशाएं कौन सी हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ दशाएं कौन सी हैं, किन दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो दशाएं कौन कौन सी हैं साहब? एक है बीमारी की दशा। बीमारी के रूप में तो हमारे यहाँ राजस्थान में तो पहले निःशुल्क दवाई का दे ही दिया था, फिर अब चिरंजीवी योजना कर दी, इलाज विलाज सब कुछ फ्री कर दिया, तो बीमारी है। दूसरी कौन सी है? बेकारी, बेकारी बेरोजगारी भत्ता। यदि कोई बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो अनुच्छेद 41 की पालना हो रही है, बेकारी। तीसरी है बुढ़ापा, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है तो वो इसके अंतर्गत ही मिल रही है आपको, ये माना। और चौथी कौन सी है? निशक्तता, कोई दिव्यांग व्यक्ति हो गए, उनके लिए यदि ऐसी व्यवस्था दी जा रही तो निशक्तता हो गई है। निशक्तता, अपंगता, निशक्त व्यक्ति, बेरोजगार, बुजुर्ग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनके शब्दावली इस तरह याद करो जो है उसमें, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और निशक्तता। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार होगा अनुच्छेद 42 में। उनको एज इट इज छोटे छोटे रट लेना। ये आप केवल ये पीडीएफ भी हम जो अभी टेलीग्राम पर डालेंगे ना, ये भी रट गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे इसमें, ठीक। काम की न्याय संगत, मानवोचित और प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, काम, शिक्षा, लोक सहायता 41, ग्राम पंचायत 40, निःशुल्क समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 से 42 हो गया। अब आगे 43, अनुच्छेद 43 क्या है कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो निर्वाह मजदूरी है उसकी व्यवस्था करेगा, और साथ में कुटीर उद्योगों की व्यवस्था भी राज्य करेगा। 43A जोड़ा 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इसमें क्या कहा कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता होगी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता होगी। अनुच्छेद 44 में कहा गया, 43B और है, इसको जोड़ा 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में कि राज्य सहकारी समितियों के उन्नयन के प्रयास करेगा। उन्नयन मतलब प्रमोशन के प्रयास करेगा उसके, ठीक है। 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में 3 जगह परिवर्तन किया था। एक 19(1)C में भी मूल अधिकार दिया था सहकारी समिति का, जहां संगठन बना हुआ है ना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, वहां सहकारी समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है, सहकारी समिति की स्वतंत्रता। साथ में इसी संविधान संशोधन में भाग जोड़ा था 9B, 9B भी जोड़ा था उसमें, अभी हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक। आप प्रसूति प्रसुविधा शब्द अधिनियम 1961 जोड़ दिया। फिर अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान अभी नहीं कर पाया राज्य समान नागरिक संहिता बनाएगा। फिर 45 में है बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, पिंकी प्रोमिस है। हालांकि इसको राज्य ने पूरा कर दिया, मूल अधिकार बना दिया। तो बच्चों की जैसे लिस्ट खत्म नहीं होती ना कि आपको 4 सामान मंगाए, 4 लेके आ गए, 5वां और तैयार, ये और लो अलाओ साहब, ऐसे इसकी लिस्ट भी समाप्त नहीं होती। यहां पहले था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। अब 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मूल अधिकार दे दिया 21A में। तो यहां क्या कर दिया? 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, केवल आपको इसमें इतना याद रखना है ईयर कौन सा, 0 से 6, मतलब उनको जाओ लेके आ जाओ बच्चों को, माँ बाप तो संभालेंगे नहीं, राज्य संभालेगा इसको, ठीक। 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का मतलब है उनको ऐसी निर्वाह मजदूरी मिल सके जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपने अवकाश का उपभोग कर सकें, अपने सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें, वो है उसमें 43 में, ठीक। 46 में क्या है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा या उनका संरक्षण करेगा। यहां से पूछे क्या क्या जाएंगे, जैसे 46 है उससे पूछा जाएगा कि कौन से हितों के बारे में बात की गई है। तो यहां है शिक्षा और अर्थ संबंधी हित, शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी हित, 2 हित। किस किस के? दुर्बल वर्गों के संबंध में। जैसे अभी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको यह दिया गया है
तो वो 46 के संबंध में है। अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के काम और शिक्षा संबंधी हितों का संरक्षण करेगा, उनकी रक्षा करेगा राज्य। कई बार क्या होता है, सीधा सीधा यह पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक कर्तव्य क्या होंगे। हम समझते हैं कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो प्राथमिक कर्तव्य होगा, लेकिन डीपीएसपी के भाग 4 में अनुच्छेद 47 में शब्दावली जहां प्रयुक्त हुई है प्राथमिक कर्तव्य के रूप में, वो है अनुच्छेद 47 कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या होंगे। तो प्राथमिक कर्तव्य वहां 3 माने। एक तो ऐसा पोषाहार का स्तर बनाए रखेगा राज्य, एक जीवन स्तर में सुधार करेगा राज्य, और लोक स्वास्थ्य बनाए रखेगा। तो 3 शब्दावली याद रखना प्राथमिक कर्तव्य के रूप में, पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को रक्षा करेगा। साथ में इसमें यह कहा गया है कि राज्य औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पदार्थों का उपयोग रोकेगा। औषधीय प्रयोजनों के अर्थ मतलब दवाइयों में यदि मादक पदार्थ यूज होते हैं तो अलग बात है, अन्यथा मादक पदार्थों का उपयोग रोकेगा औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त। और इसी में मद्य निषेध वगैरह सब आ जाता है इसमें। ठीक है, मादक पदार्थों का रोकेगा, जीवन स्तर, यह ध्यान रखना। अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो करेगा। कैसे करेगा? आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर आधारित, मॉडर्न और वैज्ञानिक प्रणालियों पर आधारित संगठन करेगा। जैसे नई नई टेक्निक्स चल रही हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन, ये सब चीजें ये चलती हैं, उनका उपयोग करेगा, बढ़ाएगा। साथ में एक चीज और इसमें जैसे दी गई है कि राज्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल का संरक्षण करेगा और उसमें सुधार करेगा और उनका वध रोकेगा, हत्या रोकेगा उनकी। गौवध अलग से शब्दावली लिखी हुई नहीं है, इसमें शब्दावली है दुधारू और वाहक पशु। वाहक मतलब जैसे घोड़ा है, गधा है, ऊंट है। गायवध स्पष्ट शब्द नहीं लिखा, उसमें लिखा है दुधारू और वाहक पशु, तो उसमें सब हो गए, गाय, भैंस, बैल, बकरी, सब। उनको रोकेगा, उनका वध रोकेगा। ठीक, ये जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में 1976 में कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव रक्षा, वन और वन्य जीव रक्षा, वन की भी वन्य जीव रक्षा, इसके लिए वन नीतियां आई। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करेगा कि राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं पुरानी जो बनी हुई है उनके संरक्षण करेगा। और संरक्षण में कहिए उनका विरूपण है, लुंठन है, वो है, सब चीज शब्द है। ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान क्या करना है? एक तो यह है बाध्यता। यह पूछ लिया जाए कि साहब डीपीएसपी में किसको बाध्यकारी बनाया गया है। बाध्यकारी बनाया गया, कौन सा निर्देश है जिसको बाध्यकारी बनाया गया? तो वो है अनुच्छेद 49। इस संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसके संबंध में संसद विधि बनाएगी। 2 शब्द ऐसे हैं जो नजरों से ओझल हो जाते हैं। एक तो यह एक संसद विधि बनाएगी इसमें, और यह बाध्यता होगी, संसद विधि बनाएगी और यह बाध्यता होगी। 2 शब्द ध्यान रखना कि साहब किस में निर्देश दिया है कि डीपीएसपी के लिए संसद ही विधि बनाएगी, तो विधि बनाएगी संसद, और बाध्यता होगी। ये 49 हो गए। आगे आ जाते हैं सर, अनुच्छेद 50 में निर्देश दिया है कि राज्य कार्यपालिका का न्याय पालिका से पृथक्करण करेगा, कि कार्यपालिका न्यायिक कार्यों करती है उनको पृथक्करण करेगा। और साथ में अनुच्छेद 51 में निर्देश दिया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। इसमें मध्यस्थता के माध्यम से वो अपने प्रयास विवादों का निपटारा करेगा, विदेशी संधि समझौतों का सम्मान करेगा, तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। ये राज्य को निर्देश है। ये हो गए हमारे डीपीएसपी। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर एक अनुच्छेद जोड़ा 51A,
और इसमें 10 कर्तव्य घोषित किए। एक ध्यान रखना, 2 शब्द बताता हूं मैं आपको। ये आ जाए सब संविधान में प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे, संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे, तो संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे। संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है, प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं थे। संशोधन से जोड़े हैं दोनों बार, संशोधन से जोड़े, पहले संशोधन में जोड़े 10 और बाद में एक 86 में संशोधन में 10 जोड़े और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और जोड़ दिया, तो ये हो गए 11। इनको एक एक करके देख लेते हैं। यहां भी ABCD में आप इसको याद कर लेना, ठीक है। क्या है कि राज्य साहब आदर करेगा, किस चीज का आदर करेगा, किस चीज का आदर्श करेगा साहब, संविधान का आदर करेगा, राष्ट्र ध्वज का आदर करेगा, सब चीज का आदर करेगा, राष्ट्रगान का आदर करेगा, राष्ट्र ध्वज हो गया, संविधान हो गया, संविधान के आदर्शों का, संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाओं का, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संस्था, उनका आदर करेगा, राष्ट्र ध्वज का आदर करेगा, राष्ट्र गान का आदर करेगा, तो ये आदर हो गया। संजोना, क्या संजोएगा, आजकल क्या है छोटे छोटे शब्द भी आ गए कि शब्द लिख दिए और आगे वो लिख दिए साहब उसके, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या संजोएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे, अब वो कौन से आदर्श थे, वो थे न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ये व्यक्ति, ये वो आदर्श थे जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, तो उनको वो अपने हृदय में संजोएगा, उनके हृदय में संजोएगा। फिर साहब रक्षा है कि रक्षा क्या करेगा, हमारी राष्ट्रीय प्रभुता, राष्ट्र की प्रभुता, सॉवरेनिटी, अखंडता की रक्षा करेगा। ये अगेन वही चीज, रिपीटेशन खूब है इसमें कई सारे के, राष्ट्र की प्रभुता एक सार एक वही बात है, फिर आगे लिख दिया देश की रक्षा करेगा, कि देश की रक्षा करेगा, आह्वान किए जाने पर सेवा करेगा, आह्वान किए जाने पर सेवा करेगा, देश की रक्षा करेगा, तो एक तरह से रिपीटेशन ही है इसमें कई जगह। भ्रातृत्व भावना का निर्माण करेगा, भ्रातृत्व भावना का निर्माण करेगा, कैसी भ्रातृत्व भावना का निर्माण करेगा, अब यहां आ जाता है कि वो भेदभाव से परे हो। यहां अब शब्दावली पूछी जाएगी, कौन से भेदभाव से परे हो, ऐसी भ्रातृत्व भावना का निर्माण करेंगे जो भेदभाव से परे हो। अब यहां अगेन वही भेदभाव शब्दावली, कि कौन से भेदभाव साहब, कौन से भेद हैं हमारे जैसे साहब धर्म है, भाषा है, प्रदेश है और वर्ग है, 4 तरह के भेदभाव से परे हो। धर्म, भाषा, वर्ग और प्रदेश और है इसमें। प्रदेश जिसको अब यूं मान लो, राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक जो तत्व हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के जिस बाधक तत्व हैं, उनमें ये सर्वोपरि लिखने पड़ेंगे, धार्मिक सांप्रदायिक आधार, भाषाई आधार और प्रदेश प्रादेशिक क्षेत्रवाद जिसको कहते हैं हम, क्षेत्रवाद और वर्गवाद, वर्ग ऐसे हैं, ठीक है। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, 4 शब्दों को रट लेना, ठीक है। फिर द रोड फॉर नेवर, कंट्रीज नहीं, लोगों में, आपस में, कंट्री के संबंध में नहीं है, नेवर कंट्री नहीं, इसी कंट्री में करेगा। और साथ में ये त्याग भी है, इसमें त्याग करने का भी कर्तव्य है। और एक ध्यान रखना, ये जो कर्तव्य है ना, वे केवल नागरिकों के हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, अगला नागरिकों के लिए है, ठीक। कितनों की अनुशंसा की थी, 8 की 5 ही लागू किए थे उसमें से। त्याग करेगा, कौन से त्याग करेगा,
जो स्त्रियों के विरुद्ध हैं। हम अभी डीपीएसपी नहीं पढ़ रहे, बल्कि डीपीएसपी और सॉरी फंडामेंटल राइट्स के केवल, फंडामेंटल ड्यूटीज के केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम यहाँ आज बाकी नहीं पढ़ रहे हम। जो त्याग, स्त्रियों के सम्मान के जो विरुद्ध प्रथाएं हैं उनका त्याग करेगा। ऐसी प्रथाएं जो सम्मान, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, उनका वो त्याग करेगा। ठीक है, ये होगा। परिरक्षण करेगा। किस चीज का परिरक्षण करेगा साहब? हमारी कंपोजिट कल्चर का, हमारी जो सामाजिक परंपरा संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, गौरवशाली परंपरा है, उसका परिरक्षण करेगा। और क्या करेगा साहब? पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसका संवर्धन करेगा। पर्यावरण का, पर्यावरण में क्या क्या आता है? इस पर्यावरण में आता है साहब वन, नदी, झील और वन्य जीव। ये 4 शब्द आते हैं पर्यावरण में। यही पूछे जाएंगे कौन से पर्यावरण साहब? आर्ट एंड कल्चर नहीं, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट सामाजिक संस्कृति का और उसकी गौरवशाली परंपरा का, जो हमारी विरासत है उसका। ठीक है, 4 शब्द आप याद रख लेना, वन, नदी, झील और वन्य जीव। पर्यावरण की झील, वन्य जीव, ठीक, पर्यावरण की रक्षा करेगा और संवर्धन करेगा। और क्या एक और है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेगा, कंपैशन रखेगा। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेगा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेगा। ठीक, विकास करेगा। किस चीज का विकास करेगा? विकास किस चीज का करेगा? मानववाद की भावना का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। 4 शब्दावली है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। इनका क्या करेगा? विकास करेगा। ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार की भावना और सुधार की भावना का। ठीक है, हिंसा से दूर रहेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा और हिंसा से दूर रहेगा, हिंसा से दूर रहेगा। ठीक, सतत प्रयास करेगा। किस चीज का सतत प्रयास करेगा? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का वो प्रयास करेगा और हमारे देश समाज के लिए जो ऊंचाइयों पर लेके जा सके ऐसी स्थिति करेगा, एक्सीलेंस की तरफ जाएगा उसमें। ये आपसे नागरिक है, आपके लिए भी निर्देश है, व्यक्तिगत उत्कृष्टता की ओर जाए। और ये जोड़ा बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, क्या दे? परिजनों को दिया है इसमें, संरक्षक परिजन है, उनको कहा गया है कि वो अपनी बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बल को। यही पूछा जाएगा कौन से बच्चे? 6 से 14 वर्ष। देखो, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में तो 6 से 14 है और डीपीएसपी में 0 से 6 है। ये याद रखना, वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, अवसर दें। किस चीज का दें? शिक्षा का अवसर दें। ठीक, चलो, योर पॉलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चलो नेक्स्ट भाग लेते हैं, भाग 5। हमारे नागरिक हो गए, नागरिक अधिकार हो गए, और अब सरकार, सरकार भी तो चाहिए। तीसरा तत्व राज्य का, सरकार में संघ पहले, यूनियन पहले। ये सबसे बड़ा भाग है यूनियन, भाग 5। 52 से 151 100 अनुच्छेद हैं इसमें। इस भाग से पहले जो चित्र दिया गया है, इस भाग से पहले जो चित्र दिया गया है वह है कौन सा? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न है। हाँ भाई, अब ये इसके पीछे जो धारणा हो सकती है वो ये हो सकती है कि ये बहुत बड़ा दायित्व है, कार्यपाल का, व्यवस्थापक का, न्यायपाल का, राज्य देश का सबसे बड़ा दायित्व, और इस दायित्व को पूरा करने के लिए एकदम आपका जो भेजा है ना, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग होना चाहिए। तो ध्यान की लगा हुआ
मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाओ, अपनी जो जिम्मेदारी की भावना है उसको असीम लेवल तक लेके जाओ, तब जाके इस भाग को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संख्या अब देखते हैं इनमें एक एक करके। इसमें अध्याय भी हैं, इसमें 5 अध्याय, पहले अध्याय में कार्यपालिका है, दूसरे में व्यवस्थापिका है, तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, चौथे में न्यायपालिका और पांचवें में है सीएजी। 5 अध्याय इसमें, भाग 5 में एक एक करके देखें। कार्यपालिका के अनुच्छेद है 52 से 78, व्यवस्थापिका के जो अनुच्छेद हैं वो हैं 69 से लेके 122 तक, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 है, और न्यायपालिका के जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, और सीएजी के हैं 148 से 151 तक। एक एक करके इनको अभी देख लेते हैं। कार्यपालिका के अनुच्छेद हैं 52 से और 78। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक लिखा है उसमें, ध्यान रखना, एक नहीं होता तो हो सकता है 4-5 राष्ट्रपति बना देते, एक उत्तर का, एक दक्षिण का है। ईओआरओ में पूरा मैटर आएगा इसमें से। आपके 40 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन इस अकेले क्लास में से आ जाएंगे। 40 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का है वो पार्ट, एग्जैक्ट ध्यान नहीं, शायद 40 का होगा, तो उसमें 20-25 क्वेश्चन तो कम से कम इसी में से ही आ जाएंगे आपके। लेवल ठीक ठाक रहेगा, यही रहेगा आपका, आरएस वाला मान लो आप। वेरी हेल्पफुल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो नो डाउट हेल्पफुल है ये। और ठीक, इसमें कहा है कि 52 में एक राष्ट्रपति होगा भारत का। भारत का सबसे पहले जब आप पद देखें ना, पद, कोई भी पद देख रहे हो तो सबसे पहले ये देखो इस पद का प्रावधान कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में है, पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है। फिर उसके लिए क्या योग्यता होती है, नियुक्ति उसकी कौन करता है, फिर बनाता कौन है, कितने बजे तक चलेगी। आप तो पढ़ते रहो, बैठे रहो, जोर तो मुझे आ रहा है, जब तक ये पूरे खत्म होंगे 395 तक। अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्या फंडामेंटल राइट्स और इस भाग में ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। साथ ही लिखा है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में रहेगा। समादेश का मतलब होता है कमांड, और इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर। कि कमांडर कौन है, वो है तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति। वो 53 में, ये 53(2) में। फिर लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। सब निर्वाचन कौन करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा संसद और विधायक, संसद और विधायक, विधानसभा, विधायक नहीं, सारे विधायक नहीं, संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे इसमें, कौन लेंगे, निर्वाचित सदस्य इसका क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। इसकी निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन की रीति होगी, उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम, आगे ये शब्द यूज कर लेंगे PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कट तक, केक कट तक चलेगी क्लास, केक कट वेक केक कुछ नहीं होना, ये हमारी सबसे बढ़िया काम हो गया ना, इससे बढ़िया क्या हो गया, क्लास कर रहे हैं आपके साथ। तो ये होगी। इसमें एक जो छोटी सी बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें जब सांसद और विधायक होते हैं उनके मत का मूल्य निकाला जाता है, तो पहले विधायक के मत का मूल्य होता है, मत का वेटेज होता है, जिसको हम मत भार कहते हैं, मूल्य कहते हैं, वो होता है। वो क्या होता है साहब,
उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्य संख्या इनटू 1/1000। तो ये होता है विधायक का मत मूल्य। फिर सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। सांसद का मत मूल्य क्या होता है? समस्त विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य, पूरे सभी विधानसभाएं जो हैं, समस्त विधानसभा। एक छोटी सी चीज और बता दूं इसमें, जो विधानसभा है, कौन सी विधानसभा? राज्य की विधानसभा तो है ही है, साथ में दिल्ली विधानसभा है, J&K विधानसभा भी है, और पुदुचेरी विधानसभा। J&K में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है उसमें, लेकिन पुदुचेरी को, पांडिचेरी को जो शक्ति मिली हुई है वो जम्मू कश्मीर को भी मिली हुई है। ठीक है, अब आ जाओ। समस्त विधानसभा सदस्यों का मतलब पूरे भारत की विधानसभा सदस्यों का जो मत मूल्य है, विधानसभा सदस्यों का मत भार बटे निर्वाचित सांसद कितने? 543 प्लस 233 बराबर 776। जैसे हम राजस्थान के संबंध में देखें तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है 129। और ये जो मत मूल्य है ना, उसमें जनगणना जो आधार है वो है 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना। और इसमें अब आ रहा है 706 आ रहा है सांसद का मत मूल्य। राजस्थान के विधायक का 129। राजस्थान में कितने सांसद हैं? आप जल्दी उत्तर दो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गई निर्वाचन की रीति। एक और चीज है इसमें कि जब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है ना, तो एक उसमें मिनिमम कोटा होता है, जिसको हम निर्धारित कोटा कहते हैं। निर्धारित न्यूनतम कोटा वो प्राप्त करना होता है। कई अगली बार कभी मैं आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, न्यूनतम निर्धारित कोटा क्या होता है? वो होता है, ये प्राप्त करना जरूरी होता है, कुल वैध मत बटे स्थानों की संख्या मतलब जितने पदों पर चुनाव लड़ा जाना है। जैसे राष्ट्रपति, एक पद पर चुनाव लड़ा जाना है, एक पद पर घनश्याम मुदगल 25 नहीं, सांसद 35 है भैया। सांसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है। स्थानों की संख्या मतलब जितने पदों पर चुनाव लड़ा जाना। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है 3 पद पर, तो 3। राष्ट्रपति का 1 पद है तो 1 पद, +1 और +1, ये निर्धारित कोटा है, ये न्यूनतम कोटा है, ये चाहिए होता है। और इसमें करते क्या है? इसमें वोट नहीं देते, इसमें वरीयता क्रमांक भरते हैं। इससे 4 प्रत्याशी खड़े हुए, 4 प्रत्याशियों में नंबर 1 प्रेफरेंस ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। हमने क्लास में प्रैक्टिकली करवाया था इसको। और उसमें जैसे सेब, केला, अनार, इस तरह के फ्रूट्स, आम, इस तरह के फ्रूट रख दिए और प्रेफरेंसेस जानी, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, अलग अलग प्रेफरेंस भरती हैं। उसमें वोट नहीं देते, प्रेफरेंस डालते हैं। अगर फर्स्ट वरीयताएं ये कोटा प्राप्त कर लेते हैं तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। बाय द वे, पहले राउंड में पहली वरीयताएं इतनी नहीं मिली जो निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो 1000 वैलिड वोट थे, एक पद पर चुनाव हो रहा था, +1, तो यहां आपको कितने चाहिए? वोट चाहिए 501, ये वैल्यू चाहिए आपको। अगर पहले राउंड में जो वरीयताओं का टोटल वैल्यू आया वो 450 ही आया तो कम पड़ गया है। फिर क्या करेंगे? इसकी सेकंड राउंड की द्वितीय गणना करेंगे। सेकंड राउंड की गणना होगी वोटों की। सेकंड राउंड में जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी उसको हटा देंगे, सबसे कम।
अब जिन लोगों ने उस व्यक्ति को जिससे सबसे कम है फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी थी, उन्होंने किसी ना किसी बाकी के 3 लोगों को सेकंड प्रेफरेंस दी होगी, सेकंड प्रेफरेंस दी होगी। तो उन सेकंड प्रेफरेंस अब उनकी क्या हो जाएंगी, फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएंगी। तो बचे हुए लोगों की जो जिन्होंने सेकंड सेकंड माना है उसको फर्स्ट मानते हुए उनमें जोड़ देंगे और फिर गणना करेंगे, और फिर यदि निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है जिस व्यक्ति को, तो उसको विजेता घोषित कर देंगे। मान के चलो लास्ट वरीयता किसी को, अंतिम सबसे कम वरीयताएं 100 मिली किसी को, 100 में से 60 उसने इस व्यक्ति को माना सेकंड वरीयता में, तो 60 इसके में जुड़ जाएंगी। ठीक है, 60 इसमें जुड़ जाएंगे, जुड़ते ही कितनी होगी 510 और 501 चाहिए, तो उसको विजेता घोषित कर देंगे। और ये क्रम तब तक चलेगा जब तक ये निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाए। तीसरे राउंड में दूसरे को हटा देंगे। ठीक, इस तरह इसमें करते हैं। वीवी गिरी के चुनाव में द्वितीय मतगणना हुई थी। द्वितीय गणना में उसको ये निर्धारित कोटा प्राप्त किया गया था। ठीक, और ये जो चुनाव है यहां तो है ही है, इसकी जो विस्तृत प्रक्रिया है वो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में यह विस्तृत प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, यहां नहीं दी है एकल संक्रमणीय, इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वहां मिलेगी आपको। तो ये हो गई इनकी चुनाव की रीति। इसके बाद साहब पदावधि, राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी है, 5 वर्ष। कब से है, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। उससे पहले कैसे जा सकता है, अपनी मर्जी से या भगवान की मर्जी से। अपनी मर्जी से जाएगा तो क्या करेगा, वो त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र किसको देगा साहब, त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को। और आजकल कंफ्यूज करने के लिए ये पूछने लग गए, आजकल कंफ्यूज करने के लिए ये पूछने लग गए कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, स्थान पर नहीं है, तो वो किसको त्याग पत्र देगा, संबोधित किसको होगा। तो गलती से लोग कराते हैं सीजीआई। यहां भी बहुत सारे लोगों ने उत्तर दे दिया था सीजीआई। तो सीजीआई नहीं होगा, उसमें उपराष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि संबोधन है। अगर आपका प्रिंसिपल छुट्टी पे भी है और आपको कोई छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, तो भी संबोधन तो प्राचार्य के नाम ही होगा, प्रिंसिपल के नाम ही होगा। तो संबोधन उपराष्ट्रपति को ही होगा, तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा भी हट सकता है क्या साहब, हाँ साहब हट सकता है। कैसे हट सकता है, यह हट सकता है महाभियोग से। अब एक क्वेश्चन कहीं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे हमने किया कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यह प्रावधान है, तो सीधे सीधे कर देते हैं अनुच्छेद 61। ये गलत करते हैं। अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया है, प्रावधान है 56 में कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। आधार क्या है इसका, संविधान का अतिक्रमण। केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, यह 56 में है महाभियोग से। तो यह हो गई पदावधि उसकी। साथ में मान के चलो किन्हीं कारणों से उसके 5 वर्ष पूरे हो गए और चुनाव नहीं हुआ, तो इसमें प्रावधान यह है कि वो पद की समाप्त, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक पद पर रहना है उसको, तब तक उसको पद पर रहना पड़ेगा जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आए। फिर इसमें है कि साहब क्या उसका इलेक्शन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि हाँ साहब पुनर्निर्वाचन का पात्र है, पुनर्निर्वाचन का पात्र है, हाँ हो सकता है। फिर साहब योग्यता क्या है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता है साहब, पहली योग्यता है तो वो भारत का नागरिक हो। 58 अनुच्छेद 58 में नागरिकता है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली। दूसरी है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और तीसरी है लाभ के पद पर ना हो।
ये लाभ के पद पर योग्यता में भी है और शर्तों में भी है, दोनों में। लाभ के पद पर ना हो, साथ में इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, और संसद का या राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का मंत्री है, तो इसको इस प्रयोजन से, राष्ट्रपति के इलेक्शन के प्रयोजन से लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा इस प्रयोजन से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी योग्यता, राष्ट्रपति पद की शर्त है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको 10वीं पास भी होना चाहिए, 10वीं पास भी नहीं हो कोई समस्या नहीं है, चलेगा। शर्तें क्या हैं? शर्तें यह है कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना तो संसद का और ना विधानमंडल का, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और यदि है, मान के चलो कोई सांसद है, विधायक है, तो यदि है तो पद ग्रहण की तारीख से उस स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक। दूसरा, लाभ के पद पर नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं रहेगा कोई। तीसरा क्या है साहब? जितने आवास हैं उसके निःशुल्क उपभोग करेगा, राष्ट्रपति के जो आवास है उनका निःशुल्क उपभोग करेगा, उसके कोई शुल्क नहीं देगा। सुबह सुबह आराम से वो अमृत उद्यान में घूमेंगे। अमृत उद्यान, मुगल गार्डन जो नाम था उसको अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है। और क्या किया है? कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई अलाभकारी परिवर्तन जब पद पर रहते हुए, वेतन में, पेंशन में, उसमें लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं साहब इसमें। हाँ, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गई शर्तें। अनुच्छेद 60 में है शपथ, कि राष्ट्रपति शपथ लेगा। इसका प्रारूप कहां है? शपथ का प्रारूप ढूंढो कहां है, कौन सी अनुसूची में, किस तरफ है इसका प्रारूप, शपथ का प्रारूप। ठीक, किसके समक्ष लेगा साहब? समक्ष लेगा सीजीआई के समक्ष। अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर जज के समक्ष लेगा, यदि ये नहीं है तो इसके समक्ष लेगा। ठीक, किस चीज की शपथ लेगा? सत्यनिष्ठा से, श्रद्धा पूर्वक, ईश्वर के नाम पर, या सत्यनिष्ठा से। दोनों शब्दावली है, या तो वो ईश्वर के नाम पर लेते हैं या सत्यनिष्ठा से लेते हैं। किस चीज की लेते हैं? श्रद्धा पूर्वक लेते हैं साहब। और 3 शब्द हैं, संविधान का और विधियों का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। संविधान का परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। हाँ, ये लोकसभा की योग्यता भी होनी चाहिए। थैंक यू साहब। एक ये भी है कि वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। थैंक यू, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक, वेरी गुड। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, 3 शब्द याद रख लेना। प्रारूप नहीं बताया आप लोगों ने कौन से उसमें प्रारूप है इसका। देखो, इसका प्रारूप किसी अनुसूची में नहीं है, प्रारूप किसी अनुसूची में नहीं है। इन शब्दावलियों को बाद में लेंगे। अनुसूची में नहीं है, इसका अनुच्छेद में डायरेक्ट। देखो, 3 है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है। इन 3 के जो प्रारूप हैं वो अनुच्छेदों में है। 3 के प्रारूप अनुच्छेदों में है, अनुच्छेदों में है इसके। बाकी सबके प्रारूप अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में है। ठीक है, इनके नहीं। महाभियोग प्रक्रिया यहां है, अनुच्छेद 56 में उल्लेख है, अनुच्छेद 56 में उल्लेख है कि साहब महाभियोग से हटा सकते हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या? वो 61 में है। क्या प्रक्रिया है? आधार तो संविधान का अतिक्रमण हो गया। एक तो क्या है, इसका जो संकल्प लाया जाएगा, संकल्प लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। इसका
प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए, संकल्प लाने के लिए आपको कुल सदस्य लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/4 सहमति होनी चाहिए। सदस्यों की, कुल सदस्यों की सहमति 1/4 होनी चाहिए, तब ला सकते हैं। 14 दिन की सूचना होनी चाहिए लाने से पहले, और उसके बाद जिस सदन में लाया जाएगा उसको पारित करने के लिए कुल सदस्यों का, उपस्थित और मतदान देने वाले नहीं, कुल सदस्यों का 2/3 भाग चाहिए, 2/3 जन। फिर सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में आरोपों की जांच होगी साहब, जो संविधान का अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा रहा है उस आरोप की जांच होगी साहब, संविधान के आरोपों की जांच होगी सेकंड हाउस में। आरोपों की जांच में हाँ, कोई एक नहीं सेकंड हाउस करता, आरोपों की जांच होगी, वहां राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा, अपना स्वयं जा सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। फिर दूसरे सदन में भी वो 2/3 बहुमत से पारित होगा कुल सदस्यों के, और जैसे ही ये पारित हो गया, पारित होते ही उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा ध्यान ये रखना है कि इससे पहले जो उसने काम किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे, इससे पहले जो काम हुए वैलिड माने जाएंगे। इसको संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति भी कहते हैं, संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति है ये। अर्ध न्यायिक शक्ति का मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका के कार्यों को यदि न्यायपालिका के अतिरिक्त कोई संस्था करती है तो वो अर्ध न्यायिक कार्य कहलाते हैं। जैसे दंड देने का कार्य है, तो ये तो आरोपों की जांच करके अभियोग है, अभियोग लगाते हैं कोर्ट में, ये तो महाभियोग है। और महाभियोग शब्दावली का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, और किसी के लिए नहीं होता, और किसी के लिए नहीं होता महाभियोग का हटाने का। फिर ऐसा राष्ट्रपति पद पर रिक्ति, यदि पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा? एक तो देखो सामान्य रिक्ति होती है, सामान्य रूप से मतलब 5 साल पूरे हो रहे हैं उसके, ठीक है, 5 साल पूरे हो रहे हैं तो सामान्य इसको कह सकते हैं। सामान्य रिक्ति है मतलब सामान्य रूप से है तो अवधि पहले होने से पहले ही कर लिया जाएगा, अवधि से पहले चुनाव कर लेंगे। सामान्य रूप से अवधि पूरी हो रही है 5 साल की तो उससे पूर्ण कर लेंगे। अब बात आती है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति कैसे होगी? पद त्याग कर दिया, मृत्यु हो गई या महाभियोग से हटा दिया। तो आकस्मिक रिक्ति में अधिकतम 6 माह में चुनाव होगा, अधिकतम 6 माह में उनको चुनाव करना पड़ेगा दूसरा, और जो नया आएगा निर्वाचित होके वो पूरे 5 साल के लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए वो होगा, ठीक है। अरे अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक ही उपराष्ट्रपति की बात है। उपराष्ट्रपति के 2 काम है, एक तो वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति का होता है, और जब ये पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तब सभापति वाले काम नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब सभापति वाले कार्य नहीं करेगा, सभापति वाले कार्य नहीं करेगा, ठीक। फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 65 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पद त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब यहां ध्यान क्या रखना है कि यहां वो शपथ लेगा। कौन सी शपथ लेगा? अनुच्छेद 60 वाली, जो अनुच्छेद 60 में है कि मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेता हूं, इस पद की जो शपथ लेता हूं, वो शपथ उसको लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा। शपथ को किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में, और तब तक काम करेगा जब तक वो आएगा, और उस समय उसके जो विशेषाधिकार हैं वो इसको मिलेंगे। विशेषाधिकार
वेतन, भत्ते, सुविधाएं सभी वो मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, सब की सब राष्ट्रपति वाली सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 65 हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेंगे साहब? संसद के सदस्य करेंगे। संसद सदस्य, सभी सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी, सभी सदस्य निर्वाचित करेंगे। और निर्वाचन की रीति होगी इसकी साहब PRSTV। ठीक है, PRSTV होगी इसकी नीति। ठीक, निर्वाचन इसका ये करेंगे। साथ में इसके लिए योग्यता क्या चाहिए साहब? योग्यता भी सिंपल सी है। सिंपल सी क्या है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो और राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। उपराष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि क्या है? पद ग्रहण से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख, शपथ वपथ लेने नहीं, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होगी, 5 वर्ष। रिक्ति का मतलब है पद रिक्त हो गया, पद रिक्त, वैकेंट हो गया। पद रिक्त किन स्थितियों में? रिक्ति वाली जो है, रिक्ति में है पद त्याग से चला गया, मृत्यु हो गई, या महाभियोग से हटा दिए। पानी पी लीजिए, थैंक यू, पानी पी लेता हूं। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष है। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको संबोधित होगा? त्याग पत्र संबोधित क्या किसको होगा? एक मैं और उसमें भूल गया था कि जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, त्याग पत्र देगा किसको देगा साहब? राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र से हट सकता है, पद से हटा सकते हैं इसको, पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं साहब? पद से हटाने का जो संकल्प लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा। 14 दिन की पूर्व की नोटिस पर राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में इसका जो मतदान चाहिए वो होना चाहिए प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, और तत्कालीन का मतलब है भरे हुए स्थान, ऐसा नहीं उपस्थित स्थान। तत्कालीन का मतलब उपस्थित नहीं होता, तत्कालीन का मतलब है भरे हुए स्थान। ठीक है, राज्यसभा के 245 स्थान हैं, तो जिसमें से अगर 5 खाली हैं तो 240, 3/4 नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तत्कालीन का बहुमत ओनली, जैसे 245 कुल सदस्य, कुल सदस्य की बजाय 4-5 खाली हैं, 5 भरे ही नहीं गए, चुनाव ही नहीं हुआ, तो वो हो गए तत्कालीन। तत्कालीन 240 पे करेंगे फिर उसको। ठीक, और लोकसभा में यह केवल सहमति के लिए जाएगा। लोकसभा की केवल इसमें सहमति चाहिए। सहमति में साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, तो साधारण बहुमत से ये जाएगा। ठीक, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति है सामान्य रिक्ति, सामान्य रूप से हो रही है तो कार्यकाल से पहले हो जाएगा चुनाव, कार्यकाल से पहले चुनाव। ठीक है, कार्यकाल से पूर्व चुनाव हो जाएगा, समाप्त होने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना, सभी में 14 दिन पूर्व भी है भाई। और आकस्मिक रिक्ति हो रही है, आकस्मिक का मतलब है पद त्याग कर दिया, मृत्यु हो गई या हटा दिया। तो जैसे राष्ट्रपति के संबंध में 6 महीना अधिकतम था, 6 महीने, यहां कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, यहां शब्द है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र इसको कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अनुच्छेद 69 में है साहब शपथ। शपथ किसके सामने लेगा? राष्ट्रपति। अपने पद के कर्तव्यों के ग्रहण की शपथ लेगा राष्ट्रपति। आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्य निर्वहन, संसद की शक्ति। वैसे तो आपको पता ही होगा, अलग से जो प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक कौन होगा?
उपराष्ट्रपति, ये पद की रिक्ति के संबंध में यह प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रधान राष्ट्रपति थे तो वो एक्सपायर हो गए, बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बन गए, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि जरूरत नहीं थी त्यागपत्र देने की, चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब इस स्थिति में संविधान में कोई प्रावधान नहीं था कि उपराष्ट्रपति चला गया तो राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो क्या करें, ये बड़ा धर्म संकट हो गया। तो उस स्थिति में जो विद्वान थे तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास एक अनुच्छेद 70 में संसद को शक्ति दे रखी है कि हम कोई विधि बना सके, तो विधि बनाई। अब ये मत पूछना त्यागपत्र के बाद इस विधि पर हस्ताक्षर कौन किए, प्रावधान यह भी है कि जब तक नया नहीं आया ना तब तक उसको काम पर रहना है। तो क्या हुआ, इसमें विधि बनाई राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, कृत्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन अधिनियम 1969। तो इसमें प्रावधान किया कि जब वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो सीजीआई कार्यवाहक होगा, और सीजीआई भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है वो होगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति सीजीआई होगा, ये प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है ना। उप प्रेसिडेंट भी नहीं है, उसमें राष्ट्रपति उत्तराधिकार, प्रेसिडेंसी डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 उसका नाम था। तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई नहीं है तो सीनियर जज। तो ये संसद ने अधिनियम बनाया, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल करेगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि कोई निर्वाचन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका समाधान करेगा, ठीक। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। क्षमा में 5 शब्द मिलते हैं आपको, 5 शब्दों में क्या है, इसका मतलब है पूर्णतः क्षमा, पूरी तरह क्षमा मतलब उसकी विधिक स्थिति ऐसी होती है जैसे उसने अपराध किया ही नहीं था, गंगा नहाया हो गया, अपराध किया ही ना हो, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। यदि ये दे दिया राष्ट्रपति ने, इसको पार्डन शब्द लिखते हैं, ये दे दिया तो पूरी तरह गंगा नहाया हो गया। क्रय विलंबन में क्या होता है, जो सजा मिलती है उसका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, जैसे किसी को फांसी की सजा मिली तो क्रियान्वयन निलंबित किया जाता है, स्थगित किया जाता है, क्रियान्वयन स्थगन कर दिया जाता है। क्रय विलंबन में क्रियान्वयन स्थगन किया जाता है। जैसे किसी ने दया याचिका लगाई तो उसके निर्णय करने से पहले इसको अप्लाई कर देंगे कि भैया इसकी अभी इस सजा का क्रियान्वयन, क्यों एग्जीक्यूशन यदि कर दिया तो फिर इस क्षमा का भी क्या होगा, ठीक है, तो स्थगन हो जाता है। विराम में क्या होता है, 2 चीज होती है, एक तो दंड की होती है मात्रा का मतलब है 5 साल, 10 साल, 20 साल ईयर, और एक दंड की होती है प्रकृति का मतलब जैसे कठोर कारावास हो गया, सश्रम कारावास हो गया, साधारण कारावास हो गया, इस तरह ये प्रकृति है। तो किसी एक में तो प्रकृति कम होती है, किसी में मात्रा कम होती है, किसी में दोनों कम हो जाती है। अब इनको याद रखना है आपको बस, ठीक है। प्रविलंबन तो याद रह जाएगा, इसको याद रखना आपको पड़ेगा, ठीक। जुडिशियल रिव्यू सबका हो सकता है। एक छोटा सा मैसेज कर देता हूं, आप लोगों को रहते हुए इतने कम लाइव चल रहे हैं क्या, ये है? मतलब मेहनत अच्छी नहीं हो रही है। अब ये आप सोचो कि विराम में क्या होता है, परिहार में क्या होता है, लघुकरण में क्या होता है। एक में मात्रा कम होती है, एक में प्रकृति बदलती है, और एक में दोनों कम हो जाती हैं। सभी जुर्मों में माफ कर सकते हैं, सभी जुर्मों में माफ कर सकते हैं। सभी जुर्मों में माफ कर सकते हैं। अब देखो विराम है, नाम राम लिख रहा है, जहां पे कृपा राम की हुई वो तो सब कुछ वो कर सकता है। तो विराम में प्रकृति और मात्रा दोनों कम हो सकती हैं, दोनों कम हो सकती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 20 वर्ष का कठोर कारावास मिला तो उसको 10 वर्ष का साधारण कारावास कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये दोनों में, एक में मात्रा एक में प्रकृति। अब ध्यान क्या जाता है कि लघुकरण में साहब मात्रा कम होती होगी, ये उल्टा कर दो इसका, बस लघु में प्रकृति बदलती है, मतलब कठोर की बजाय हो गई साधारण, ठीक है। परिहार में मात्रा कम होती है, जैसे हो गई 20 साल से 10 वर्ष, और इसमें दोनों हो जाती हैं, कठोर से साधारण भी हो गई और 20 से 10 वर्ष भी हो गई। कठोर था 20 साल का, ये हो गया, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 73 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। विस्तार कहां तक होगा इसका साहब? इसका विस्तार वहीं तक होगा जहां तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है। जहां तक संसद को विधि बनाने का अधिकार है, उन सब जगह तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। जहां तक संसद विधि बना सकती है वहां तक इसका होगा। अनुच्छेद 74, 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान मुखिया प्रधानमंत्री होगा और वह इसकी सहायता से कार्य करेगा, लेकिन वो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक बार पुनर्विचार के, लेकिन बाद में जब आएगी, पुनर्विचार के बाद जब आएगी तो राष्ट्रपति उसको मानने के बाध्य होगा। साथ में यह भी प्रावधान है इसमें कि जो सलाह दी गई है, क्या सलाह दी, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, सलाह की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। फिर है मंत्रियों की नियुक्ति। इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो ये हो गई राष्ट्रपति। इस संबंध में मंत्रियों की योग्यता क्या है साहब? इसमें योग्यता कुछ भी नहीं है, मंत्रियों की योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री और मंत्री बना सकते हैं, किसी को भी। कंडीशन केवल इतनी सी है कि 6 माह में उसको किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। 6 माह में किसी सदन का सदस्य होना उसको चाहिए, चाहे राज्यसभा का हो जाए चाहे लोकसभा का हो जाए। इसके अलावा इनका कार्यकाल क्या है, मंत्रियों की पदावधि क्या है? मंत्रियों की पदावधि है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये पदावधि है प्रधानमंत्री और उनकी, प्रसाद पर, जब तक प्रसाद मिलता रहेगा चलते रहेंगे। संख्या के संबंध में पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 91 में संविधान संशोधन 91 CAA 2003 में प्रावधान कर दिया कि ये अधिकतम संख्या 15% होगी। किसका 15%? लोकसभा की कुल संख्या का, प्रधानमंत्री सहित 15% होगी। 91 में संविधान संशोधन में कर दिया। अब है उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक जो उत्तरदायित्व है वो होगा लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों का होगा राष्ट्रपति के प्रति। तो ये है हमारी मंत्रिपरिषद। इसको कहते हैं हम प्रधानमंत्री, और इसको जो डी फैक्टो कार्यपालिका अर्थात वास्तविक कार्यपालिका, और राष्ट्रपति को कहते हैं डी जुरे। राष्ट्रपति हो गया डी जुरे, नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक, PRST भी बता दिया मैंने अभी राष्ट्रपति के संबंध में, अभी करेंगे इसमें। अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया कि भारत का महान्यायवादी होगा, एक भारत का वकील होगा। भारत की तरफ से जो सरकार की तरफ से काम करेगा उसको कहेंगे भारत का वकील, न्यायवादी होगा।
इसकी सिंपल सी क्या है साहब, योग्यता। योग्यता क्या है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है, अभी योग्यता वहां और दोबारा डिस्कस करेंगे ढंग से इसकी, एससी जज की योग्यता वो इसकी होगी। कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देता रहेगा ये टिका रहेगा, ठीक है। और इसको भारत राज्य क्षेत्र में सभी कोर्टों में सुनवाई का अधिकार होगा, सुनवाई का अधिकार, सभी में सुने जाने का अधिकार होगा उसको, सभी राज्य, भारत, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में, ठीक है। ये इसका वकील है एक तरह से। और इस संदर्भ में ये क्या है, राष्ट्रपति इसको विधिक दायित्व सौंपेगा, अपने विधिक दायित्व के रूप में, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में, राय लेने के संबंध में इसको एजी को, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। फिर ऐसा राष्ट्रपति के कार्य, राज्य के कार्य का संचालन, संघ की कार्यपालिका के कार्य का संचालन, पूरी भारत की जो कार्यवाही है उसको राष्ट्रपति के नाम से माना जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के नाम से माना जाएगा, ठीक। प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति कि वो सभी विधायी और प्रशासनिक मामलों की सूचना से अवगत कराएगा, जितने भी विधायी और प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं उनसे वो अवगत कराएगा समय समय पर और मांगे जाने पर, समय समय पर और मांगे जाने पर। साथ ही कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा विषय है जिस पर किसी मंत्री ने तो विचार कर लिया लेकिन मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है, तो उस मुद्दे को, उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष वह रखवाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। फिर है संसद, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो व्यवस्था आपका केक क्यों मिलेगा ये करो ना। अब संसद का गठन 79 में संसद के गठन से संबंधित बात है। इसमें लिखा गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदनों में पहला सदन जिसको उच्च सदन कह सकते हैं वो राज्यसभा होगा और दूसरा सदन लोकसभा होगा। भारत की एक संसद होगी, एक ही संसद है, ये ध्यान रखना, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राज्यसभा और लोकसभा का जो वर्तमान नाम है वो 1954 में बदला था, ठीक है। समिति का सदस्य अलग टाइप की जो संसद की समिति है उनका सदस्य तो नहीं हो सकता। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद है 81 में। यहाँ पहले राज्यसभा है फिर लोकसभा है, विधानमंडल में पहले विधानसभा है और फिर विधान परिषद है, ये ध्यान रखना बस। राज्यसभा की संरचना के संबंध में यह कहा गया है कि राज्यसभा का जो गठन होगा वो किस तरह होगा, इस संबंध में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राज्यसभा 12 मनोनीत और अधिकतम 238 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब ये सदस्य कहां से होंगे, ये 200 सदस्य होंगे राज्यों से और यूटी से, राज्य प्लस यूटी से होंगे। 238 अधिकतम होंगे, तो अधिकतम संख्या कितनी हो गई 250। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है 233 प्लस 12 245। 5 स्थान अभी भरे नहीं, चाहे तो सरकार कभी भी उनको भर सकती है, तो 245 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और इस संबंध में इनको किस आधार पर करेगा मनोनीत, तो देखो 3 आधार हैं भारत रत्न के, साहित्य, कला, विज्ञान, इसमें एक और जोड़ दो समाज सेवा, इसमें एक समाज सेवा और जोड़ दो और समाज सेवा और जोड़ दो इसमें, और ये हो गया राज्यसभा के आधार, ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान, सोशल वर्कर, समाज सेवा, ठीक है, सोशल सर्विस। लोकसभा की संरचना के संबंध में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 331 के अधीन रहते हुए, 331 में क्या है एंग्लो इंडियन, अभी एंग्लो इंडियन पे भी चर्चा करेंगे, इसके अधीन रहते हुए राज्य
और यूटी के सदस्य राज्यों से अधिकतम होंगे साहब 530 और यूटी से होंगे अधिकतम 20। इस तरह अधिकतम संख्या हो गई इनकी, अधिकतम संख्या क्या हो गई, अधिकतम संख्या हो गई 552, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और 550 हो गए यूटी और राज्यों से। अब चूंकि एंग्लो इंडियन के संबंध में जो उनका कार्यकाल था 70 की जगह 80 करना था, उनका प्रावधान वो बढ़ाया नहीं है, तो अब अधिकतम संख्या में तो वो काउंट होगा, लेकिन कुल संख्या में काउंट नहीं होगा, वो अधिकतम होगा, काउंट नहीं होगा। अब जो ये राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगी राज्यों की विधानसभाएं, विधानसभाएं करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान से हैं। यहां प्रावधान कर दिया खुला मतदान। खुला मतदान का मतलब वो केवल उस पार्टी के एजेंट को अपना दिखाएंगे चुनाव। अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। निर्वाचन की रीति वो ये पीआरएसटीबी, पीआरएसटीबी मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक, तो वो इसकी नीति है ऐसे। तो इससे चुनाव हो गया राज्य विधानसभाओं का। विधानसभाओं को राज्यों में जो आवंटन होगा, इन स्थानों का टोटल का स्थानों का राज्यों में आवंटन किया जाएगा। वो आवंटन का आधार होगा संविधान की चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 4th शेड्यूल के आधार पर यह राज्यों को आवंटन मिलेंगे। जैसे राजस्थान को 10 स्थान मिले हुए, तो उसका आधार है संविधान की 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची, और ये यथाशीघ्र जनसंख्या के अनुपात में है। तो ये तो राज्यसभा की बात हो गई चुनाव की। लोकसभा के संबंध में प्रावधान यह है कि इसका जो चुनाव है, चुनाव से पहले जो ये देखो, एक तो सदस्यों की वो लिख देता हूं आपको मैं। एक तो यह है अधिकतम संख्या हो गई 552 और अभी कुल संख्या जो है वो है 543। कुल संख्या अभी 543, 453 है। 5 स्थान वैसे भी खाली थे, ठीक है, 5 के 7 खाली हैं अभी। लोकसभा के जो स्थान है जो भी है, उनका राज्यों में आवंटन होगा, राज्यों में आवंटन होगा। राज्यों में आवंटन का आधार क्या होगा, जनगणना होगी साहब। जनगणना कौन सी, 1971 की, 1971 की जनगणना, और ये 2026 में जो होगी 2021 वाली, तब तक ये मान्य होगी, ठीक है। राज्यों में आधार, आवंटन का आधार ये हो गया। अब राज्यों में क्या करेंगे, इसका प्रादेशिक विभाजन करेंगे। जैसे राजस्थान को आवंटित हो गई 25 सीट लोकसभा की। अब इसमें कौन सी, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इनको कैसे मिलेंगी, किस किस का भाग लेंगे, 25 को कैसे बांटे, इसको कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन का जो आधार है, प्रादेशिक विभाजन का जो आधार है वो जनगणना है। कौन सी जनगणना, वो है 2001 की जनगणना। साथ में ये जो लोकसभा के स्थान है, उसमें अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान भी है कि एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण होगा, स्थानों का आरक्षण। इसमें भी जनगणना चाहिए। कौन सी जनगणना चाहिए साहब, जनसंख्या का अनुपात जब ले रहे हो आप, तो कौन सी जनसंख्या, तो इसमें है 2001 की जनगणना। तो 3 ध्यान में रखने हैं आपको। राज्यों को जो स्थानों का आवंटन है, उसका आधार 1971 की जनगणना। उसके पीछे कारण है, दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि उस गति से नहीं हुई जैसे उत्तर भारत में हुई है। तो जैसे यदि आधार चेंज करते हैं तो उनकी सीट कम हो जाएंगी और इधर और बम्पर रूप से बढ़ जाएंगी। तो वो ये कहते हैं कि सब हमने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई है, तो अपराध किया है क्या, तो नुकसान हो जाएगा।
तो ये थोड़े थोड़े से आपको लोकसभा के संबंध में, और इसका जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष मतदान से होगा, प्रत्यक्ष मतदान से होगा और वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष मतदान से यह चुनाव होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि परिसीमन, परिसीमन का मतलब है कि जो प्रादेशिक विभाजन है उसमें कौन कौन सा होगा। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा जो इनका विभाजन करेगा। ये राजस्थान भारत में बने नहीं लगातार, उस हिसाब से तो हर साल बनने चाहिए थे पर नहीं बने, अभी तक 4 बार ही बने, 1952, 1962, 1972 और 2002, ये 4 बार ही बने हैं अभी तक, 4 आयोग ही बन पाए परिसीमन के लिए, परिसीमन आयोग इसमें क्षेत्रीय विभाजन। नेक्स्ट आ जाते हैं साहब, सदनों की अवधि। अवधि क्या है साहब इनकी? राज्यसभा के मामले में तो ये कहा है कि भाई ये स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होगा, स्थायी है। लेकिन इसके जो सदस्य हैं, सदस्य हैं 1/3 सदस्य, सदस्यों का कार्यकाल भी नहीं है कि 6 साल है, ये भी ध्यान रखना, 6 साल सदस्यों का कार्यकाल भी नहीं है। सिंपल सा लिखा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये स्थायी सदन है, कोई भंग नहीं होता, लगातार काम करता रहता। लोकसभा के संदर्भ में, लोकसभा के संदर्भ में है 5 वर्ष, और ये कब से काउंट होगी? जो प्रथम बैठक के लिए तारीख नियत की गई है, चुनाव से नहीं, प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक, जो दिनांक तय की गई थी उससे ये 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष की समाप्ति का मतलब, 5 वर्ष की समाप्ति का मतलब लोकसभा का विघटन माना जाएगा, लोकसभा भंग। 5 साल जैसे ही पूरे हुए, जैसे आपकी चुनाव, उसकी रिचार्ज की वैलिडिटी होती है 30 दिन, 30 दिन में जैसे ही पूरे होते हैं तो रात को 12 बजे आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। ऐसे 5 साल खत्म, वैलिडिटी खत्म, सिंपल सा। ठीक है, लोकसभा की अवधि है, लेकिन ये क्या है, अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं साहब? इसको अवधि को बढ़ा सकते हैं, कब बढ़ा सकते हैं? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, 352 लग रहा हो तो बढ़ा सकते हैं, संसद इसको बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं बस। कितनी बार बढ़ा सकते हैं फिर? एक बार में 1 वर्ष। लेकिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्त हो गई, मान को चलो घोषणा समाप्त हो गई, तो केवल 6 माह तक ही वो बढ़ी रहेगी बस। घोषणा समाप्ति पर मान के चलो आज 1 साल की अवधि बढ़ा दी, 1 महीने बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्त हो गई, तो अगले 6 महीने तक ही चलेगी, भले ही हम उसको पहले 1 साल तक बढ़ा चुके थे। संसद के संबंध में योग्यता क्या है? राज्यसभा लोकसभा के संबंध में, राज्यसभा लोकसभा के संबंध में सिंपल सी योग्यताएं क्या है? एक तो दोनों के संबंध में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? उम्र है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु राज्यसभा के संबंध में 30 वर्ष और लोकसभा के संबंध में 25 वर्ष। और इसके अलावा यह है कि जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, संसद विधि बनाने के संदर्भ, इस राज्यसभा के संबंध में एक प्रावधान है कि राज्य में, भारत पहले की एक प्रावधान हुआ करता था कि राज्यसभा का प्रत्याशी केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो उस राज्य का डोमिसाइल जिसके पास है। जैसे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य केवल राजस्थान के लोग ही हो सकते थे, उसको चेंज कर दिया। तो इसके लिए योग्यता सिंपल सी होती है, भारत में कहीं भी अधिवास हो। ठीक है, और लोकसभा के संबंध में यह है
कि वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उसका मतदाता के रूप में पंजीयन हो, भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पंजीयन हो, और दूसरा उसका हो स्थगन, निलंबन एक ही है, सस्पेंशन। आगे अब है सब संसद सत्र का आह्वान। हाँ, अयोग्यताएं भी हैं इनकी, अयोग्यता का प्रावधान है 102 में, वहां करेंगे। संसद सत्र का आह्वान, क्योंकि जो भी विधि का काम होता है संसद सत्र के आह्वान होगा, आएंगे लोग बैठेंगे, आह्वान होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र का आह्वान होगा और लोकसभा का विघटन होगा, लोकसभा का विघटन होगा। अब यहां जो सत्र हैं, सत्र का जो अंतराल है, सत्र का सेशन जो चलते हैं, जैसे अभी वित्त वो चल रहा है, अभी बजट सत्र चल रहा है, एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य जो अंतराल है उसको सत्र का अंतराल कहते हैं। वो सत्र का अंतराल अधिकतम 6 माह हो सकता है। मतलब विगत सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक का जो अंतराल है वो अधिकतम 6 महीने का हो सकता है, अधिकतम 6 माह हो सकता है। और लोकसभा का विघटन करेगा राष्ट्रपति, विघटन करेगा, स्वाभाविक सी बात है इसका, ठीक है। तो विघटन राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, स्वाभाविक सी बात है, पीएम उसको सलाह देता है तो उसका विघटन वो कभी भी कर सकता है। अनुच्छेद 86 में और 87 में दोनों में अभिभाषण है, ये सामान्य अभिभाषण है। सामान्य अभिभाषण ये एक सदन में या दोनों में और कभी भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 86 में है कि एक सदन में या दोनों सदनों में यह अभिभाषण कभी भी दिया जा सकता है। एक सदन में या दोनों सदनों में इसको कभी भी दे सकते हैं राष्ट्रपति। और संदेश भेज सकता है। संदेश क्या भेजेगा? यदि किसी सदन में कोई विधेयक लंबित है, लंबित विधेयक है, तो भैया उस पर विचार कर लो, केवल ये। अब पारित करना नहीं करना ये अलग बात है, विचार करने का संदेश भेज सकता है। यह विशेष अभिभाषण है, यही ध्यान रखना है आपको। एक तो ये दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में दिया जाता है, संयुक्त नहीं, समवेत, टुगेदर असेंबल्ड। दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 2 बार आवश्यक रूप से दिया जाता है। पहली बार आम चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र की प्रथम बैठक से पहले, प्रथम बैठक में नहीं, प्रथम बैठक से पहले। एक और ध्यान रखना, इसको बैठक की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता अभिभाषण को। बैठक में काउंट की, भाई बैठकों की संख्या जैसे 10 दिन हुई, उसमें एक दिन अभिभाषण था, तो उस अभिभाषण वाले डे को काउंट नहीं करेंगे, ठीक। प्रथम सत्र की प्रथम बैठक आम चुनाव के बाद, और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की प्रथम बैठक से पहले। जैसे सबसे पहले पूरी साल में बजट सत्र आता है, तो बजट सत्र से पहले अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, ठीक। तो ये 2 बार होता है आवश्यक रूप से, ध्यान रखना, दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में होता है ये। अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्री व महान्यायवादी के अधिकार। इसमें क्या अधिकार है साहब? ये दोनों सदनों में बैठकों में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में बैठक में भाग लेते हैं, पहला बात। दोनों सदनों की बैठक में भाग लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो सांसदों को प्राप्त होते हैं, अनुच्छेद 105 में वो इनको प्राप्त होते हैं। दूसरा, वोटिंग की बात है, मत की बात यह है कि मंत्री
जिस सदन का सदस्य है वहां देगा। मान के चलो जैसे अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया था राज्यसभा में, लेकिन वोट दिया था लोकसभा में। तो जिस सदन में सदस्य वहां वोट देते हैं। और महान्यायवादी एजी बैठक में तो भाग लेता है लेकिन मत नहीं देता, मताधिकार नहीं होता। तो ये 88 में इनके प्रावधान है। ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, मंत्री है, वो हो सकता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, फिर भी बैठकों में भाग लेगा, विधेयक प्रस्तुत भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 6 महीने तक की छूट है ना, इसलिए। संसद के अधिकारी साहब, अब संसद के अधिकारी का उल्लेख है अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के, और 90 में तो ये उपसभापति का पद त्याग है। ठीक, अब एक बात देखो, 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख। सभापति के बारे में सीधा सीधा कहा दिया है कि साहब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए बात ही नहीं है। उपसभापति के संबंध में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन करेंगे अपने सदस्यों में से निर्वाचन करेंगे, अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का वो निर्वाचन करेंगे। अब इसको उपसभापति का पद कैसे हो सकता है पदरिक्त कैसे? उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, सांसद वाला कार्यकाल समाप्त हो गया उसका, तो ये पदरिक्त हो गया। जब इसका मतलब है कि वो जब सदस्य ही नहीं रहे तो ये अपने आप पदरिक्त हो जाएगा। पद त्याग में क्या होगा? पद त्याग संबोधित होगा त्याग पत्र सभापति के नाम से, उपराष्ट्रपति मत कर देना, सभापति के नाम से। उपराष्ट्रपति भले ही होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को संबोधन नहीं होता, संबोधन होता है सभापति को। ठीक, और पद से हटाना, अब पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा स्वयं लाती है। राज्यसभा स्वयं लाती है, और इसमें भी कौन सा मतदान चाहिए आपको? प्रभावी मतदान चाहिए, तत्कालीन बहुमत से लाती। तत्कालीन सदस्य मतलब भरे हुए पदों का प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी ये चाहिए। इससे राज्यसभा स्वयं इसको पद से हटा सकती, आधार वाधार कुछ भी नहीं है। सभापति के रूप में अन्य की शक्ति अन्य की शक्ति क्या होगी? सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य कर लेगा, उपसभापति भी नहीं है, यह भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करे। पहला प्रावधान तो यह कर दिया साहब इन्होंने, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर दे वो। दूसरा और कर दिया, राज्यसभा अपने नियम बना ले, राज्यसभा नियम बना ले। राज्यसभा नियम बना के क्या करती है? नॉर्मली एक 6 जनों का पैनल बना लेती है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे कर लेती है। तो पहला संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा के नियमों के हिसाब से पैनल है, और वो उपसभापति नहीं होगा तो चुनाव कर लेंगे उसका, उपसभापति का। सभापति और पद सभापति का जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो ये पीठासीन नहीं होंगे, मतलब यह सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका अध्यक्षता सदन की नहीं करेगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से लोकसभा ही निर्वाचित करती है, निर्वाचित करती है। ठीक है, अपने सदस्यों में से नहीं रहा किसी मंत्री सदन का सदस्य या ना 6 महीने तक, तो वो क्या मत दे सकता है? नहीं, मतदान नहीं देगा, मतदान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त एक स्थिति है कि वो सदस्य ही नहीं रहे, तो पद रिक्त हो जाएगा। पद त्याग होगा, पद त्याग में किसको संबोधन होगा? ये आपस में कर लेते हैं दोनों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कर लेता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधन कर लेता है।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को आपस में संबोधन कर लेते हैं, ठीक है। पद से हटाना, पद से हटाने में कौन हटाएगी? लोकसभा खुद हटाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा क्या है इसमें, कौन सा मतदान चाहिए साहब? इसमें चाहिए प्रभावी मतदान। इलेक्शन के लिए साधारण, प्रावधान प्रभावी का मतलब तत्कालीन सदस्यों भरे हुए मत, ठीक। थैंक यू, पानी पी लेते हैं, आप ध्यान दिलाते रहो। चलो, अध्यक्ष पद के कर्तव्य और अन्य की शक्ति। कर्तव्यों के संदर्भ में अन्य की शक्ति क्या होगी? अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर लेगा, स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष कर लेगा, ये भी नहीं है तो क्या होगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, पहला प्रावधान। वही शक्ति होगी जो अध्यक्ष की होगी। दूसरा प्रावधान क्या है? यहां भी वही किया है, लोकसभा नियम बना ले। भैया लोकसभा ने अगर कोई नियम नहीं बना रखे तो राष्ट्रपति बना रखे तो ठीक है। इसमें भी ये भी क्या करते हैं, पैनल बना लेते हैं 6 सदस्यों का, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये से कर लेंगे। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को हटाने का संकल्प हो तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्षता नहीं करेंगे, इसके लिए शब्दावली आती है, पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है, पीठासीन नहीं होंगे। नेक्स्ट लेते हैं 97, सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी, है संसद विधि बनाएगी। और वेतन अनुसूची कौन सी में? अनुसूची 2, इसका मतलब वेतन 2 में है, तो वेतन 2 अध्यक्ष होंगे। और ये भारत ठीक है। संसद का सचिवालय, अलग अलग सचिवालय होंगे दोनों के, एक राज्यसभा का सचिवालय होगा, एक लोकसभा का सचिवालय। इनका कर्मचारी वृंद होगा, अलग होगा, सब कुछ होगा इनका, बढ़िया अलग अलग दोनों के सचिवालय होंगे, कर्मचारी कार्मिक होंगे, इनकी नियुक्ति ये करेंगे राष्ट्रपति के परामर्श से या जो विधि बनाई जाएगी उससे, ठीक। नेक्स्ट है शपथ, सदस्यों की शपथ। शपथ किसके सामने लेंगे? ये लेंगे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति के, राष्ट्रपति के समक्ष या किसके समक्ष? राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष लेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई के समक्ष लेंगे। राष्ट्रपति, जिसको हम कहते हैं ना प्रोटेम स्पीकर नाम का कोई पद संविधान में या नियमों में नहीं है। वहां करते क्या है, राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को, लोकसभा में सीनियर व्यक्ति को शपथ दिला देते हैं और उसको इस कार्य के लिए अधिकृत कर देते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति के शपथ और अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार। अब मतदान रिक्ति निर्णायक मत की स्थितियां क्या है? सामान्यतः जिनमें कोई अलग से प्रयोजन नहीं है, जो निर्णय होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे। जिनमें अलग नहीं है, जैसे प्रभावी मत जहां लिखा हुआ है वो तो है ही है, जहां विशेष लिखा है वो लिखना ही है। जहां सामान्य से नहीं लिखा है वहां साधारण मत से होंगे। यदि किसी सदस्यों की रिक्ति है तो रिक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। रिक्ति है और पीछे से साहब हम तो थे ही नहीं वहां, लोकसभा राजस्थान की 2 लोकसभा क्षेत्रों से तो कोई था ही नहीं, कैसे कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्णायक मत कब होगा? अध्यक्ष को अधिकार होगा जब बराबर मत हो जाए तो जो सदन का अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देगा। गणपूर्ति का मतलब है एक निश्चित कोरम, कि भाई एक मिनिमम कोरम चाहिए, मिनिमम एक कोरम होना चाहिए जिस पर कोई बैठक प्रारंभ हो सके। तो प्रारंभ क्या है? सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग या 10%, ठीक है, यह निर्णायक मत होगा।